हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सूत्रा पीआर। इस वीडियो में आज हम फाइनल अकाउंट से रिलेटेड 35 MCQs करेंगे। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है अगर आप अकाउंटिंग के फील्ड में हैं तो। इस वीडियो में दिए गए 35 MCQs क्लास 11, 12th और UPTGT, PGT, DSSB एंड स्टेट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस के एनुअल रिजल्ट को जानने के लिए कौन से अकाउंट तैयार करता है। तो ये 4 ऑप्शन हैं। इन 4 ऑप्शन में से आप भी अपने आंसर देने की कोशिश कीजिएगा और मेरे साथ साथ आप भी इसको एक टेस्ट की तरह ले सकते हैं। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अंतिम खाते। अंतिम खाते जैसे कि अंतिम खाते होते हैं जैसे P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश एंड फ्लो। ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए जो मनी स्पेंड की जाती है उसको क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं, ऑप्शन ए है कैपिटल लॉस, बी डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंस, या डी कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। देखिए कैपिटल एक्सपेंस, और इसमें हम आज इस वीडियो में हम इन दोनों कंसेप्ट को जानेंगे कि कैपिटल एक्सपेंस और रिवेन्यू एक्सपेंस होते क्या हैं। कैपिटल एक्सपेंस वे एक्सपेंस होते हैं जिनसे बिजनेस में एक एसेट्स क्रिएट होती है, एंड ये कैपिटल एक्सपेंस इस तरह के एक्सपेंस होते हैं जो डेली नेचर के नहीं होते, बार बार नहीं होते और एक से अधिक अकाउंटिंग ईयर के लिए होते हैं। दूसरी तरफ जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, ये दिन प्रतिदिन के खर्चे जो हम करते हैं, जैसे किसी को सैलरी देना, और ये एक अकाउंटिंग ईयर से ही रिलेटेड होते हैं और ये बार बार होते हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है। यहाँ पे हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट का एक फॉर्मूला दिया हुआ है, उसमें हमें ये बताना है कि ये कौन सा फॉर्मूला राइट है। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। ऑप्शन डी है ऑपरेटिंग, इनमें डी आंसर आपका राइट आंसर है, क्योंकि ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस किए जाते हैं। तो इसलिए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम ऐड कर लेंगे और जो ऐड किए हुए थे उनको हम माइनस कर देंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को हम माइनस कर देंगे, तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन से एक्सपेंडिचर रिकरिंग नेचर के होते हैं, बार बार होते हैं। तो ये ऑप्शन बी राइट आंसर है। अभी हमने बात की कि आयगत रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो बार बार होते हैं, वन अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड होते हैं और दिन प्रतिदिन के खर्चों में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, कैपिटल एक्सपेंस और कैपिटल रिसीव्ड कहाँ पर हस्तांतरित की जाती हैं। ये कहाँ पर ट्रांसफ़र की जाती हैं। ये की जाती हैं बैलेंस शीट में। ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, फाइनल अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं। ये 4 ऑप्शन गिवन है, इनमें से बताना है कौन सा राइट आंसर है। एट द एंड ऑफ कैलेंडर ईयर, एट द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर, ऑन एवरी दिवाली, या एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, लेखा वर्ष के अंत में। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अंतिम खाते अकाउंटिंग ईयर के एंड में बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्लोजिंग स्टॉक को कहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है। इनमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से बताना है कहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है। तो क्लोजिंग स्टॉक को हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं और बैलेंस शीट के एसेट साइड हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, बोथ ए और बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, रिवेन्यू एक्सपेंस जो होते हैं उनको कहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाता है। तो रिवेन्यू एक्सपेंस को किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। बैलेंस शीट में तो कैपिटल एक्सपेंस ट्रांसफ़र किए जाते हैं।
तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेडिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किया जाता है किस पर? कॉस्ट पर, मार्केट प्राइस पर, या सेलेबल वैल्यू पर जिस पर वो बेची जाती है, एट द कॉस्ट प्राइस और द मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। ऑप्शन डी है कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस जो दोनों में कम हो उस मूल्य पर हम ट्रेडिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पेटी कैश बुक का बैलेंस क्या ये एक एक्सपेंस है या एक इनकम है या लायबिलिटीज है या एसेट्स है? देखिए, पेटी कैश बुक का जो बैलेंस होता है, पहले तो देखते हैं पेटी कैश बुक में एक अमाउंट दी जाती है कैशियर को, जैसे कि 5,000 रुपये दे दिए और उसमें से 4,000 कैशियर ने खर्च कर दिए। उसके बाद जो 1,000 बचा है उस बैलेंस के बारे में पूछा गया है, तो वो बैलेंस हमारी एसेट होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोडक्शन के लिए जो मशीन खरीदी जाती है वो किस तरह का एक्सपेंस होता है? तो यहाँ पर एक एसेट क्रिएट हो रही है, इसलिए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजीगत व्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, मशीनरी की जो खरीद होती है उसके समय जो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया जाता है उसको कौन सा खर्चा होता है? वह कौन सा खर्चा होता है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर या डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर या नन ऑफ दीज? तो वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। राइट आंसर बी है, क्योंकि जब हम नई मशीन या कोई भी नई एसेट्स खरीदते हैं और उसके स्थापना तक के जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो सब मशीन की लागत में ही जोड़े जाते हैं, इसलिए ये एक कैपिटल नेचर के एक्सपेंस होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, एक नए उत्पाद को पेश करने के लिए जो बिग अमाउंट में एक्सपेंस किए जाते हैं उसके एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो उसको कौन से एक्सपेंस होते हैं? वो पूंजीगत, आयगत या डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंस होते हैं या इनमें से कोई नहीं? देखिए, वैसे तो एडवर्टाइजमेंट का जो एक्सपेंस होता है वो रिवेन्यू नेचर का ही होता है, लेकिन चूँकि ये एक बड़ी अमाउंट होती है और ये इस विज्ञापन का जो एक्सपेंस किया है इसका प्रॉफिट हमें कई सालों तक मिलता है, तो इसलिए ये डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि बिजनेस के जो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस की जानकारी हमें किस अकाउंट से मिलती है? तो ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। ऑप्शन ए राइट आंसर है, फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट से। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि नेट प्रॉफिट और नेट लॉस की जानकारी किस खाते से मिलती है? तो ऑप्शन ए ट्रेडिंग अकाउंट से, बैलेंस शीट से, प्रॉफिट एंड लॉस से या ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस की इंफॉर्मेशन हमें P&L अकाउंट से मिलती है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, करंट एसेट्स में शामिल नहीं है, इनमें से कौन सा करंट एसेट्स में इंक्लूड नहीं है? कैश, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ट्रेडिंग स्टॉक या फर्नीचर। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। ये तीनों करंट नेचर की हैं। करंट नेचर की एसेट्स वो होती हैं जिनको एक साल के अंदर एक अकाउंटिंग ईयर में ही कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, ग्रॉस प्रॉफिट इज, इसमें ये जो ऑप्शन गिवन है इनमें से बताना है कौन सा ग्रॉस प्रॉफिट के लिए राइट आंसर है। तो सेल्स में से जब हम कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस करेंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है कि 1 लाख की सेल्स है, ग्रॉस प्रॉफिट की जो रेट है वो 25% है, सेल पर है, और परचेज हमारा 65,000 है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 10,000 है। देन हमें बताना है कॉस्ट ऑफ सेल्स विल बी, तो सेल्स में से अगर हम प्रॉफिट को लेस कर देंगे तो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल जाएगी और ये 25% होगी
पहले आप ऑप्शन देख सकते हैं, अपने आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं 1 लाख में जो 25% जब हम निकालेंगे तो ये 25,000 निकल जाएगी, और 1 लाख में से हम जब माइनस करेंगे 25,000 तो ये 75,000 निकलेगी। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए, राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है। यहाँ पर भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है और हमसे पूछा गया है कि ओपनिंग स्टॉक के बारे में पूछा गया है। तो सेल्स हमें दी गई है 30,000 की, क्लोजिंग स्टॉक हमें 5,000 का बताया गया है, परचेज हमें 15,000 की दी गई है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस 3,000 की दी है, ग्रॉस प्रॉफिट 9,000 का है। तो हमें ओपनिंग स्टॉक बताना है। ओपनिंग स्टॉक बताने के लिए हम सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक को पहले ऐड करेंगे। ये 30,000 प्लस 5,000 35,000 हो गए, और परचेज 15 प्लस 3 प्लस 9 ये 27,000 हो गए। जब हम 35 में से 27 को लेस करेंगे तो हमारा 8 ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राइट आंसर है 8,000। क्वेश्चन नंबर 20 है, ड्यूटी ऑफ एक्साइज इज सो। उत्पादन शुल्क दर्शाया जाता है, कहाँ पर दर्शाया जाता है? ऑप्शन ए, क्रम में जोड़ा जाता है, डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, या डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दिखाया जाता है, या सेल्स में से डिडक्ट करके दिखाया जाता है। तो ये दिखाया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। ऑप्शन बी राइट आंसर है, क्योंकि उत्पादन शुल्क प्रोडक्ट से रिलेटेड है और ये डायरेक्ट नेचर का एक्सपेंसेस है, इसलिए ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, क्लोजिंग स्टॉक को ज्ञात करने का सही फॉर्मूला क्या है? तो यहाँ पर एक ये फॉर्मूले गिवन है, इनमें से बताना है कि कौन सा फॉर्मूला क्लोजिंग स्टॉक के लिए राइट है। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आरंभिक स्टॉक में जब हम परचेज को ऐड करेंगे और सेल्स की कॉस्ट को माइनस करेंगे, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, वेजेस एंड सैलरीज कहाँ दिखाई जाती हैं? तो ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, क्योंकि वेजेस और सैलरी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में दिखाई जाती हैं। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, सैलरीज एंड वेजेस कहाँ पर शो की जाती हैं? तो ये P&L अकाउंट में शो की जाती हैं। देखिए, अगर वेजेस एंड सैलरी हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाई जाएंगी, और अगर सैलरीज एंड वेजेस अकाउंट लिखा हुआ है तो ये P&L अकाउंट में दिखाई जाएंगी, क्योंकि ये एक इनडायरेक्ट नेचर की एक्सपेंस होती हैं, और जितनी भी इनडायरेक्ट नेचर की एक्सपेंस होती हैं वो P&L में दिखाई जाती हैं, और जो डायरेक्ट नेचर की एक्सपेंस होती हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाई जाती हैं। जो प्रोडक्शन से रिलेटेड होती है वही एक्सपेंस डायरेक्ट नेचर की होती हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, P&L अकाउंट किस तरह का अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है, अनरियलाइज्ड अकाउंट है, या रियल अकाउंट है, या एडजस्टमेंट अकाउंट समायोजन खाता है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, क्योंकि ये एक अवास्तविक खाता है, इसको नॉमिनल अकाउंट भी बोला जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस में हम सभी एक्सपेंसेस और इनकम्स को दिखाते हैं, और इनकम और एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड होती हैं। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, ट्रेड अकाउंट का जो बैलेंस होता है, क्वेश्चन नंबर 25 है, ट्रेडिंग अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो कहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है? P&L अकाउंट में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है 26 क्वेश्चन, P&L अकाउंट का जो बैलेंस होता है उसको कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है? P&L अकाउंट का जो बैलेंस होता है उसको नेट प्रॉफिट कहते हैं, और नेट प्रॉफिट को हम कैपिटल में ऐड करते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं फॉर, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है कि लागत मूल्य पर 20% लाभ अर्जन की दर विक्रय मूल्य के किस प्रतिशत के बराबर होगी? ये पूछ रहे हैं कि अगर लागत मूल्य पर 20% है तो वो सेल्स पर किस परसेंटेज में होगी? अब यहाँ पर हम देखते हैं
कि लागत क्या है 100 और प्रॉफिट है 20, तो हमारी सेल्स क्या होगी 120, और ये 100 पे 20% है तो 120 पे कितनी होगी, तो हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं 20/120 मल्टीप्लाई 100। तो इसको आप कटिंग करके देख सकते हैं, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, नेट प्रॉफिट को निकालना है। इसमें ये कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, सेल्स दी हुई है हमारी, यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, सेलिंग कॉस्ट दी हुई है, और हमको निकालना है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट निकालने के लिए यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट में से हम जब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करेंगे तब हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये 2,50,000 रुपये के दिए गए हैं और 50,000 लेस करेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, आर्टिफिशियल एसेट्स कृत्रिम संपत्ति कौन सी है इनमें से, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। कृत्रिम संपत्ति ऐसी संपत्ति होती हैं जो वास्तव में कोई संपत्ति होती नहीं है और बैलेंस शीट में दिखाई जाती हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रारंभिक व्यय। ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है, गुडविल इज एन एसेट, ख्याति किस प्रकार की एक संपत्ति है, तो ये एक इंटेंजिबल एसेट्स है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, इंटेंजिबल एसेट ऐसी एसेट्स होती हैं जो दिखाई नहीं देती। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से क्षयशील संपत्ति नहीं है। ऑप्शन ए है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, बी कोल माइन, ऑयल वेल्स या टी गार्डन। तो ये तीनों ही क्षयशील संपत्ति हैं और ऑप्शन ए ये आर्टिफिशियल एसेट्स है। क्षयशील संपत्ति ऐसी संपत्ति होती है जिसको जब, जैसे कि एक कोयले की खान है, उसमें से जैसे जैसे कोयला निकालेंगे वो कोयला खत्म होता जाएगा। जैसे तेल के कुएं हैं, उनमें से जैसे जैसे हम ऑयल को निकालेंगे वो खत्म होता जाएगा। तो इस तरह से ये तीनों ही क्षयशील संपत्ति है और ये नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 है, बैलेंस शीट हमें किस तरह की जानकारी देता है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है कि बैलेंस शीट के बारे में कौन सा ऑप्शन राइट है। तो आप पढ़ सकते हैं, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर है। फिनेंशियल पोजीशन एज ऑन ए पर्टिकुलर डेट, एक विशेष तिथि के रूप में वित्तीय स्थिति को बताता है। एज ऑन ए डेट, एक पर्टिकुलर डेट की फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है बैलेंस शीट। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है, द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन ए प्रॉपर ऑर्डर। अगर किसी भी संपत्ति और देनदारियों को जब हम उचित क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो इसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, मार्शलिंग, क्रमबद्धीकरण। और अगर इन संपत्ति को हम ग्रुप में करते हैं तो वो ग्रुपिंग, समूहीकरण कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है एक विशेष अवधि के लिए, फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड, ऑन ए पर्टिकुलर डेट या फॉर द होल ईयर। ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड, एक विशेष अवधि के लिए तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, इनकम टैक्स पेड बाय ए सोल ट्रेडर इज सो, एक एकल व्यापारी द्वारा भुगतान किया गया जो आयकर होता है वो कहाँ दिखाया जाता है। ए, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। तो आप पढ़ सकते हैं, इसमें से आंसर दे सकते हैं। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी राइट आंसर है, एज डिडक्शन फ्रॉम कैपिटल इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में पूंजी में से माइनस करके हम इनकम टैक्स को दिखाते हैं। ये थे 35 MCQs जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ अगर आपको मेरे क्वेश्चन पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।